आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है और आज चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब सवाल है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसके बारे में जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एनिमल में और प्लांट में किस तरीके से होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या ट्रांसपोर्ट, जैसे सपोज यहाँ पे क्या पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर वो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर और समझ में आएगा। जैसे प्लांट में एयर, वाटर, फूड, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरीके से एनिमल में भी एयर, वाटर, फूड मटेरियल, ये सब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारा बॉडी काम करता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लड, हार्ट, है ना, ब्लड वेसल्स, होमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इन प्रकार की चीज़ें आपने सुने होंगे, तो वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट में और एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, इन सब चीज़ों का, यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग शुरू करते हैं, अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है। आइए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे ब्लड के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा मेन टॉपिक, इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है छोटा वाला ब्लड। ऐसा 2-3 और इसमें मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं क्या होता है। ब्लड मतलब बेसिकली खून के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिस ब्लड को आप देखते हो वो केवल ब्लड नहीं है, उसमें और भी कई सारी चीजें होते हैं। तो आइए उन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यहां पे फ्लूइड के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिक्विड। ठीक है, फ्लूइड के जगह पे आप लिक्विड भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ब्लड बेसिकली क्या, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। अब ब्लड वेसल क्या है, बेसिकली जिसको आप आम भाषा में कहते हो ना, नस, वही है बस, ठीक ना। छोटे छोटे जो नस होते हैं जिसमें हमारा ब्लड बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, हमारे बॉडी में खाना कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे बॉडी में भोजन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ, यानी कि पूरी तरीके से जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा भोजन, उस भोजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ताकि सेल अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपना काम कर सके, वो करता है ब्लड। ठीक है, यानी कि जो भी आप खाना खाते हो वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उस फूड को हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तभी तो सेल अच्छी तरीके से काम करेगा, हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। तो हर सेल तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करता है। यानी कि ब्लड का कनेक्शन सीधा हर सेल से होता है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लेता है और हर सेल तक पहुंचा देता है। सेल उस भोजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है, तो हम लोगों को एनर्जी भी मिल जाता है फिर। ठीक है, आगे, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड और क्या करता है भाई, ब्लड क्या करता है, हमारे लंग्स से सारे के सारे ऑक्सीजन को लेता है और हर सेल तक जाकर पहुंचा देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लड का कितना सारा काम है। पहला, ब्लड ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को लिया और सारे सेल तक पहुंचा दिया। अगला क्या देखा आपने, ब्लड क्या कर रहा है, लंग्स, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सांस कहाँ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन लंग्स के पास, और लंग्स में पहले से प्रेजेंट है कौन, ब्लड। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है, ब्लड क्या करता है, उन सारे ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और सारे सेल तक जाके पहुंचा देता है। तो ब्लड ही पहुंचाता है सेल तक ऑक्सीजन को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यहां तक कि हमारे बॉडी में, जैसे देखो आप सांस ले रहे हो, आप भोजन खा रहे हो, तो भाई आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को भी आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, ब्लड का ही है, ठीक ना। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं
तो टॉयलेट हमारा एक तरीके से क्या है, वेस्ट मटेरियल ही तो है। तो उस वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में हमारे बॉडी से कौन मदद करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, आगे तो ब्लड इज अ लिक्विड, तो वही बात यहाँ पे हमने बोला जो ऊपर में लिखा हुआ था कि ब्लड इज द फ्लूइड, तो ब्लड का फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो, बात एक है। तो ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट, यानी कि ब्लड बेसिकली हमारा है तो लिक्विड, लेकिन उस ब्लड में कई प्रकार के सेल्स हमारे तैरते रहते हैं। तैरते रहने का मतलब हो गया कि ब्लड में कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे काम का होता है। तो उन सभी सेल के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है समझिए। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे देखो, जब भी आपने देखा होगा ब्लड को, यानी कि खून को, जब भी आपने देखा होगा तो लिक्विड ही देखा होगा, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लड में जो आपको वो लाल लाल खून दिखता है वो केवल एक लौता चीज नहीं है, उसमें कई सारी चीजें और भी हैं। तो ब्लड में और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो जो ब्लड का गीलापन है ना, लिक्विड वाला जो पन है, उसको हम लोग प्लाज्मा कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझो, ब्लड देखो, पहले ना आपको कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होता है, ब्लड में प्लेटलेट होता है। ये सारी चीजें मिलते हैं तब जाकर हमारा ब्लड बनता है। ठीक, तो ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, लिक्विड वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताइए ये प्लाज्मा क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि ब्लड में जो वो लिक्विड वाला चीज है जिससे ब्लड हमारा गीला होता है, जैसे कभी भी आपको घाव होता है या फिर कहीं पे कट छिड़ जाता है कहीं पे, तो लिक्विड निकलता है ब्लड के रूप में, है कि नहीं। गीला गीला मतलब पानी के जैसा आपका ब्लड निकलता है, बस उसका रंग लाल होता है कि नहीं। तो वो जो लिक्विड है ब्लड में वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला है, अब हम लोग आइए थोड़ा बात करते हैं हेमोग्लोबिन क्या होता है। समझिए हेमोग्लोबिन क्या है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि शॉर्ट में उसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। अब समझना याद रहा यहाँ पे होता क्या है। देखिए ब्लड में तीन चार चीजें होती हैं। पहला प्लाज्मा, जो कि क्या देगा, ब्लड को लिक्विड देगा, यानी कि जो खून जो आपका लिक्विड दिखता है, गीला गीला दिखता है, वो किसके वजह से, प्लाज्मा के वजह से, वो है क्या, प्लाज्मा है। ब्लड में और क्या है, ब्लड में और है रेड ब्लड सेल, और क्या है भाई ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल, वो हम लोग आगे और देखेंगे। और क्या है भाई ब्लड में, प्लेटलेट। तो ये चार चीजें ब्लड में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चारों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि ब्लड में कितना चीज, चार चीज। पहला प्लाज्मा, जो कि लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा आपको ब्लड में। दूसरा रेड ब्लड सेल, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल, और चौथा प्लेटलेट। अब ये चारों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम लोग पहले बात करते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली वो समझो आप। ब्लड के अंदर ना एक सेल है, सेल का नाम है रेड ब्लड सेल। ये सेल लाल कलर का अपने पास एक सबस्टांस रखता है, उसी लाल कलर सबस्टांस को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, हेमोग्लोबिन। ओके, तो बेसिकली क्या समझा आपने कि ब्लड में एक सेल पाया जाता है, सेल का नाम है रेड ब्लड सेल, और ये सेल अपने पास लाल कलर का सबस्टांस रखता है, और वही लाल कलर का जो सबस्टांस है वो क्या है, हेमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में एक सवाल पूछा जा सकता है कि हेमोग्लोबिन किसके पास रहता है, तो रेड ब्लड सेल के पास रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल कंटेन करता है हेमोग्लोबिन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हेमोग्लोबिन करता क्या है, देखो हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब देखो ऑक्सीजन हम मतलब सांस हमने लिया, तो ऑक्सीजन पहले गया कहां पे, लंग्स के पास गया। अब लंग्स में क्या है, ब्लड है, और ब्लड में भी क्या है, रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेगा और ब्लड के माध्यम से पूरे सेल तक जाके पहुंचा देगा। ये कहानी समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। देखो ब्लड में चार चीज होते हैं। पहला प्लाज्मा,
फिर रेड ब्लड सेल, फिर व्हाइट ब्लड सेल और फिर प्लेटलेट, 4 चीजें। अब इन चारों के बारे में आइए हम लोग पहले बात करते हैं। पहला हमारा क्या था, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल अपने पास रखता है एक रेड कलर का सबस्टांस जिसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरे सेल तक पहुंचाता है। पूरा कहानी समझना है तो ऐसे समझिए, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पे गया, लंग्स के पास, और लंग्स के पास पहले से मौजूद है हमारे ब्लड, और ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के पास क्या है, हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और ब्लड के माध्यम से पूरे के पूरे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। तो अब बताइए, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका होता है, हेमोग्लोबिन का। और ये हेमोग्लोबिन कहां पे रहेगा, रेड ब्लड सेल में रहेगा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल किसका पार्ट है भाई, ब्लड का पार्ट है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अच्छा चलो, अभी तुरंत हमने बताया था आपको, लेकिन बताओ फिर ये प्लाज्मा क्या है। ब्लड में जो लिक्विड पन देखते हो ना आप, वही प्लाज्मा है, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक, यानी कि हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले लेता है एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। यानी कि बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ठीक है। आगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। जरा मैं बताइए, हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ब्लड में हेमोग्लोबिन है ही नहीं, तो क्या ऐसा हो पाएगा कभी कि ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाए, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जब हम लोगों को वो होता है, क्या कहते हैं उसको, डेंगू होता है। जब डेंगू होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा कम है, जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे भाई, क्योंकि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है। तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन सेल तक, हेमोग्लोबिन, और वही आपके बॉडी में नहीं है। तो क्या उस समय पे आपको अच्छी तरीके से सांस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब आप लोगों को डेंगू होता है, किसी को भी जब डेंगू होता है, तो जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा घट गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। इसका मतलब सिंपल सा है कि हेमोग्लोबिन का मात्रा घटने का सिंपल सा मतलब है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन पहुंचाता है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को, और आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है ही नहीं, तो कौन पहुंचाएगा भाई। इसीलिए फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज खाइए जिससे कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक चीज आपने और सुना होगा, प्लेटलेट भी सुना होगा, जब डेंगू वगैरह होता है तो वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो हेमोग्लोबिन यदि नहीं रहेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाएगा। आगे, द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और ध्यान रखना, ब्लड जो आपका लाल दिखता है ना, वो हेमोग्लोबिन के वजह से ही दिखता है। क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन कैसा दिखता है, लाल, रेड पिगमेंट है। रेड पिगमेंट का मतलब रेड सबस्टांस है बेसिकली। तो जो खून आपको लाल दिखता है वो हेमोग्लोबिन के वजह से ही दिखता है, ठीक है। आगे, उसके बाद हमारे पास ब्लड में एक और सेल होता है, द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। देखो, कई बार ना गलती से हमारे बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स घुस जाते हैं। जर्म्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह कुछ घुस जाता है ब्लड में। तो उस ब्लड में जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह घुस गया है, एंटर कर गया है, उसको मारेगा कौन, उसको मारने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो यहां पे आपने ब्लड के अंदर पाए जाने वाले 3 चीजों के बारे में बात की। पहला, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड में जो लिक्विड पन आपको दिखता है, जो ब्लड गीला गीला दिखता है आपको, वो प्लाज्मा की वजह से, ठीक। फिर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या करता है, अपने पास हेमोग्लोबिन को रखता है। हेमोग्लोबिन किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसका क्या काम है, लंग्स से सारे ऑक्सीजन को लेना और ब्लड के माध्यम से सारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में मौजूद सारे जर्म्स को, कीड़े मकोड़े को वो मारेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब एक लास्ट चीज हमारा बच गया जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो है प्लेटलेट। ये भी नाम आपने कई बार सुना होगा।
जब डेंगू वगैरह होता है, तो ये भी आपने कई बार सुना होगा। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बताते हैं ये होता क्या है। अच्छा, कभी ना लाइफ में कभी भी आप लोगों को कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हल्का सा कट हुआ है, वहां से हल्का सा ब्लड निकला होगा और उसको कुछ देर के बाद आप छोड़ दोगे ना, तो ब्लड वहां पे जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। वो किसके वजह से? प्लेटलेट के वजह से। यानी कि प्लेटलेट क्या करता है, आपके बॉडी से कहीं पे कट छट गया तो एक्स्ट्रा खून बाहर ना निकल जाए, प्लेटलेट क्या करता है, वहां पे खून को जमा देता है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन ध्यान रखना, ये प्लेटलेट अच्छी तरीके से काम तभी करेगा जब कट वगैरह आपके बॉडी में छोटा होगा तब। लेकिन मान लो जो बहुत बड़ा घाव हो गया तो प्लेटलेट भी उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि पूरा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो लाइफ में कभी भी ना आपको कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी छोटा सा कभी कट हुआ होगा ना, तो आप वहां पे देखोगे कि कुछ देर के बाद वो ब्लड वहां पे वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेटलेट आ गया, ठीक ना। तो प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड को बहने में रोक देता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा बहने नहीं देता है। समझ आ रही है बात? लेकिन क्या बहुत बड़ा कट गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्लेटलेट आपको ब्लड बहने से रोक देगा? नहीं रोक पाएगा, फिर वो फेल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंजर्ड। तो प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट बेसिकली आपके बॉडी से एक्स्ट्रा खून बाहर ना निकल जाए कहीं पे कटने छटने की वजह से, तो ब्लड उस मतलब प्लेटलेट उसको वहीं पे ब्लड को आगे बढ़ने से रोक देता है। बेसिकली वो ब्लड को जमा देता है वहां पे, ताकि रास्ता ही ब्लॉक हो जाए और एक्स्ट्रा ब्लड आपके बॉडी से बाहर ना निकले। तो ये चार चीजें एक ब्लड में पाए जाते हैं। समझ में आया बात? तो कोई भी चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताइए ब्लड में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ब्लड कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है? चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करेगा? ब्लड को लिक्विडपन देगा, ठीक। उसके बाद व्हाइट ब्लड, सॉरी पहले रेड ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या करेगा? अपने पास हेमोग्लोबिन रखता है। हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसीलिए ब्लड का कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद क्या देखा आपने? व्हाइट ब्लड सेल, जो कि क्या करेगा? ब्लड में मौजूद हर एक जर्म्स को मारेगा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या करेगा? ब्लड को एक्सेस, यानी कि ज्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर ना निकले, इसको वो रोकेगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके से हो गया हमारा पूरी तरीके से ब्लड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हमारा छोटा वाला टॉपिक अगेन है ब्लड वेसल्स। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स बेसिकली एक वो रास्ता है, वो बेसिकली आप हिंदी में कह सकते हो नस है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को हिंदी में आम भाषा में हम लोग अपने बोलचाल में बोलते हैं ना, नस, वही चीज़ है बस, ठीक ना। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, इसी के थ्रू हमारे ब्लड आगे पीछे मूव करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा ब्लड वेसल्स वाले टॉपिक में। पहला पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला आर्टरीज एंड सेकेंड वेन्स, विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन। यही दो अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब आइए पहले बात करते हैं आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर बात करेंगे हम लोग वेन के बारे में कि वेन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे बात हो आर्टरीज का चाहे बात हो वेन का दोनों हमारा ब्लड वेसल्स है, दोनों ब्लड को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों का थोड़ा सा फंक्शन अलग है। जैसे आर्टरीज में क्या लिखा हुआ है देखो, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल है, यानी कि आर्टरीज वो नस है हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन को लेता है हार्ट से और हर सेल तक जाके पहुंचा देता है। ध्यान रखिएगा, आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन को लेना, हार्ट के थ्रू जाके सारे सेल तक पहुंचा देना।
ठीक है, ये आर्टरीज का काम है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब हो गया कि पहले तो आप ये बताओ कि आर्टरीज है क्या? ब्लड वेसल है। तो ये ब्लड वेसल क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और जाके हर एक सेल तक पहुंचा देता है हार्ट के मदद से। ठीक है, आगे, द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर। बहुत तेजी में ये आर्टरी फ्लो करता है, बहुत तेजी में, बहुत स्पीड के साथ ये आर्टरी ब्लड को आगे धकेलता है, बहुत ही प्रेशर के साथ। इसीलिए आप देखते होंगे आपका जो हार्ट है, जो धड़कन है, वो बार बार धड़कता रहता है। जितना बार धड़क रहा है वो ये सिंपल सा बात बता रहा है कि उतना बार ब्लड आर्टरीज क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आर्टरीज ऑक्सीजन को हार्ट के मदद से हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो आर्टरी है बेसिकली बहुत ही तेजी में ब्लड को लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत तेजी में। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब ये जो आर्टरीज होते हैं इसका ना जो दीवार होता है, यानी कि बेसिकली आप ये कह लो कि आर्टरी का जो पूरा वॉल है, पूरा आर्टरी जो है ना बहुत ही मजबूत होता है। थिक मतलब मोटा होता है, और इलास्टिक यानी कि लचीला होता है। जरा एक बात बताओ, यदि ये मजबूत नहीं होगा तो इतना प्रेशर के साथ ब्लड आगे बढ़ता है कि पूरा का पूरा आर्टरी ही फट जाएगा, और यदि आर्टरी फटा तो आपका जान चल जाएगा फिर। इसीलिए ये आर्टरी जो होते हैं ना बहुत ही लचीला भी होता है और बहुत मजबूत होता है, ताकि कितना भी प्रेशर के साथ ब्लड आगे बढ़े, सेल तक पहुंचे, तो हमारे बॉडी पे कोई नुकसान ना पड़े। ठीक है ना, आगे। अब इसमें पल्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है पल्स। पल्स देखो क्या है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स आर्टरीज इज फेल्ड एज रेगुलर जर्क्स एंड इज कॉल्ड द पल्स। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देते हैं। अपने रिस्ट यानी कि ये कलाई, यहाँ पे कभी आप टच करोगे ना अपने कलाई पे, तो आपको नजर आएगा कि आपका जो आर्टरी है वो ब्लड को लगातार ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक धड़कन टाइप यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। सुनाई नहीं बल्कि महसूस करोगे आप, यदि अपने कलाई पे हाथ रखोगे तो, उंगली रखोगे तो अच्छे से। उसके बाद अपने हार्ट पे भी जब हाथ रखोगे तो आप देखोगे कि हार्ट आपका धड़क रहा होता है। तो धड़कना सिंपल सा बता रहा है कि लगातार आपका आर्टरी ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही प्रेशर के साथ, यानी कि एक जर्क के साथ। जर्क का मतलब अचानक रुकना फिर आगे बढ़ना, फिर रुकना फिर आगे बढ़ना। तो ये एक झटका टाइप जो है आपको महसूस होगा आपके कलाई पर भी और आपके हार्ट पर भी। ठीक ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पल्स। सुनना है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो पल्स का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? हार्ट का, आर्टरी का बहुत तेजी के साथ धड़कना, सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, यानी कि धड़कना, बेसिकली यही हमारा कहलाता है पल्स। अब अगला हमारा इसमें पल्स रेट क्या होता है? फिर देखो, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, यानी कि एक मिनट में कितनी बार आपका आर्टरी धड़कता है, या फिर एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट यानी कि धड़कन आपका धड़कता है, वही हमारा कहलाता है पल्स रेट। समझ रही है बात? आगे, नॉर्मली जो ऐसा माना जाता है कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो होगा, बिल्कुल जो हेल्दी होगा, जो बीमार नहीं होगा, जो फिट आदमी होगा, उसका लगभग 72 के आसपास एक मिनट में आर्टरी या फिर धड़कन जो उसका हार्ट है वो धड़कता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्टिंग पर्सन मतलब नॉर्मल पर्सन, वो दौड़ के नहीं आया है, आराम से वो बैठा हुआ था, उसका यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा वो दौड़ के नहीं आया हो बस, क्योंकि दौड़ के जब आते हो तो आपका पल्स रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, आपको आपका जो धड़कना है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, तो वो नहीं होना है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि जब भी एक नॉर्मल आदमी का आप पल्स रेट नापोगे, मशीन आता है इसका, तो पता चलेगा कि एक मिनट में लगभग 72 से लेकर 80 के बीच में उसका हार्ट धड़कता है, या फिर उसका पल्स धड़कता है, बेसिकली वाइब्रेट, मतलब वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी जानकारी आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है,
आर्टरीज का जो वॉल होता है बहुत मजबूत होता है और बहुत ही लचीला यानी कि इलास्टिक भी होता है, ठीक है। और इसी में आप ध्यान रखना ना, पल्स और पल्स रेट। तो पल्स का सिंपल सा मतलब हो गया हार्ट का लगातार धड़कना, या फिर आर्टरीज का लगातार धड़कना, ये हमारा पल्स कहलाता है। और वो 1 मिनट में जितनी बार धड़क रहा है वो हो गया हमारा पल्स रेट, ठीक है ना। और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में जो है 72 से लेकर 80 के बीच में 1 मिनट में उसका धड़कना नापा गया है, बेसिकली धड़कन। अगला जो हमारा ब्लड वेसल है वो है वेन्स। तो आइए हम लोग वेन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब जरा देखो, एक बात समझो जरा, आपने सांस लिया, आपके बॉडी में क्या गया, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, आर्टरी का, अभी तुरंत हमने पढ़ा। अब जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके बॉडी से क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सिंपल सा आप समझना, कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आपने सांस लिया यानी कि आपके बॉडी में आया ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम किसने किया, आर्टरी ने। अब जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके बॉडी से क्या निकल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कहां से रहा एक्चुअली में, हमारे सेल से। ऑक्सीजन गया सेल के पास, ऑक्सीजन बदले में क्या दे रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई उस हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का काम कौन करेगा, वो काम है किसका, वेन्स का। तो ध्यान रखिएगा, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है आर्टरीज का, और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकलने का काम किसका है, वेन्स का, ठीक है। तो वेन्स क्या करता है, हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लंग्स के थ्रू, हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। आगे, द वेन्स हैव थीन वॉल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वेन्स का जो वॉल होता है वो बहुत पतला होता है, क्योंकि देखो ये इतना ज्यादा धड़कता नहीं है। यानी कि जब ब्लड हमारा, यानी कि बेसिकली वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा होता है तो प्रेशर इसमें कम होता है। लेकिन आर्टरीज में प्रेशर क्या था, कम या ज्यादा, ज्यादा था। आर्टरीज यानी कि जब ऑक्सीजन हर एक सेल तक जा रहा होता है तो उस समय पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए आर्टरीज का दीवार बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा होता है सेल से तो उसको लेके आने का काम कौन करेगा, वेन्स करेगा। तो वो रिलैक्स मूड में करता है, उतना उसमें प्रेशर दिखता नहीं है। तो वेन्स आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल से लेके हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो वेन्स कभी भी मजबूत उतना नहीं होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है ना। आगे, देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, सॉरी ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। अच्छा, आपके मन में सवाल ये भी होगा ना कि सर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आ रहा है, वेन्स लेकर उसको आ रहा है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सेल में चला गया तो, ऐसा नहीं होता है। समझिए ध्यान से, वेन्स क्या करेगा, हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा कहां पे, हार्ट के पास, तभी तो फिर वो लंग्स के पास आएगा, फिर वो हमारे नाक से बाहर निकलेगा। तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि सर मान लीजिए कि वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिवर्स हो गया, यानी कि दोबारा सेल के पास चला गया, तो क्या होगा। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वाल्व, VALVES, वेल्व्स। तो वेन्स में जो वाल्व प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वापस जाने नहीं देता है, उसको केवल अपने आगे ही बढ़ने देता है, यानी कि नाक से वो फिर वो बाहर ही निकल जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बैक होके सेल में वापस नहीं जा सकता। यदि वो एक बार बाहर निकल गया तो वेन उसको पूरी तरीके से बाहर ही निकाल देगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस बैक होके सेल में ना चला जाए, इसको कौन रोकता है, वाल्व रोकता है। कहां प्रेजेंट होगा, वेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे, उसके बाद है कैपिलरी, जिसमें एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिलरीज। क्या देखो, द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स नॉन एज कैपिलरीज। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, जो आर्टरी है आपका, जो आपने ऊपर में पढ़ा था, आर्टरी जब छोटे छोटे चैनल में हमारा डिवाइड हो जाए, यानी कि बेसिकली हमारा आर्टरी का एक मेन नस हो गया, मेन वाला, और वही वाला नस हमारा मेन वाला जो है अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गया, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो वो हमारा कहलाता है कैपिलरीज, ठीक है। फिर वही छोटे छोटे जो ब्रांच अलग अलग बने थे, फिर वो जाके बाद में एक बड़े से आर्टरी में जुड़ जाएगा। तो कैपिलरीज कुछ नहीं है, बेसिकली आर्टरीज के अलग अलग ब्रांच है जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये हमारा
कैपिलरीज कहलाता है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, हार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है हार्ट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा ब्लड वेसल्स के बारे में, और उसके भी पहले हम लोगों ने बात करा था ब्लड के बारे में। तो बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी वही चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया। ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स भी देख लिया हम लोगों ने। अब आइए हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कुछ खास बात लिखा हुआ है। हार्ट को समझने से ज़्यादा बेहतर होगा, हालांकि इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज़ तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ही सब कुछ, लेकिन उसके बगल में आपके पास यदि हार्ट का पिक्चर होगा तो आप अच्छी तरीके से आप उसको और ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपके पास जिस भी बुक का पिक्चर है, एनसीईआरटी है तो भी ठीक है, नहीं तो किसी भी बुक में हार्ट का पिक्चर जरूर होगा। तो ये जो हार्ट आप देख रहे हो, यही हार्ट हमारे बॉडी के अंदर है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। अब देखिए होता क्या है, ऐसे ना, आप देखो हमारे हमारे बॉडी में हार्ट का क्या काम है। यदि आपको ये समझना है ना, तो आप बेसिकली ये समझो कि आपके घर में छत के ऊपर जो टंकी है, उस टंकी में पानी कौन भरता है? मोटर। तो मोटर का जो काम है ना, वही काम हमारे बॉडी में हार्ट का है। हमारे घर में जो टंकी लगा हुआ है छत के ऊपर और जमीन के नीचे जो मोटर लगा हुआ है, वो मोटर क्या करता है? प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है प्रेशर? कि जमीन के नीचे से पानी को ऊपर खींचता है और वो मोटर प्रेशर लगा के ऊपर भेज के हमारे टंकी में पानी को भर देता है। तो यही प्रेशर लगाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? हार्ट करता है। यानी कि हार्ट बेसिकली किसके तरह काम करता है? मोटर के जैसा, ठीक ना। तो ये हार्ट बेसिकली लगातार कॉन्टिन्यूअसली बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, और ये लगातार ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और ब्लड के थ्रू ही हमारा बहुत सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों ने बात किया था ना कि ब्लड के थ्रू ही हमारा फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हार्ट बेसिकली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि प्रेशर बना के आगे धकेलता है किसको? ब्लड को, ताकि वो आगे बढ़ सके, वो ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके बाद द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब सवाल है कि सर ये हमारा हार्ट होता किधर है? देखिए हमारा जो चेस्ट है ना, यानी कि जो हमारा छाती है, उसके जस्ट पीछे, ठीक वहां पे होगा। और हार्ट किस तरीके से हमारे बॉडी में रहता है? वो ऊपर से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है, ठीक ना। हालांकि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर हमारा यहाँ पे हार्ट का पिक्चर दिख रहा है बिल्कुल सीधा है, लेकिन हमारे बॉडी में हार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है, यानी कि थोड़ा सा इधर की ओर झुका रहेगा, लेफ्ट की ओर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हमारे बॉडी में हार्ट फिट किया हुआ है। आगे, आवर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ आवर फिस्ट। अब सवाल है कि सर ये हमारे बॉडी में जो हार्ट है चेस्ट के पीछे, वो कितना बड़ा होता है साइज में? ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा आपका मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट भी होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब जितना बड़ा आप अपने उंगली को मोड़ो, जितना बड़ा ये आपका मुट्ठी बन रहा है, जितना बड़ा आपका ये मुक्का बन रहा है, इतना ही बड़ा आपके बॉडी में आपका हार्ट है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बच्चा मुट्ठी बंद करेगा अपना, तो उसका छोटा हार्ट होगा क्योंकि छोटा हाथ है उसका। उसी तरीके से हम लोग, जैसे हम एडल्ट हैं, तो जब हम अपने उंगली को बंद करेंगे तो हमारा जो ये मुट्ठी बनेगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारे हार्ट में इतना ही, मतलब हमारे बॉडी में इतना ही बड़ा हार्ट है। तो आप देखिएगा कि यदि आपको पता करना हो कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसका साइज कितना बड़ा होगा, तो ज़्यादा कुछ मत देखो, बस आप देखो कि आप जब अपने उंगली को मोड़ते हो तो कितना बड़ा आपका मुट्ठी बनता है, उतना ही बड़ा आपका हार्ट भी होता है, ठीक है। द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। एक हार्ट के पास कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर बेसिकली होंगे। अब वो चैम्बर कौन कौन सा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया। एट्रिया बेसिकली प्लूरल कहते हैं। एट्रिया का जो सिंगुलर होता है वो होता है एट्रियम, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर वाला एक आपको दिख रहा होगा राइट एट्रियम,
और एक दिख रहा होगा आपको लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो एक हो गया हमारा ऊपर का राइट एट्रियम और इधर का लेफ्ट एट्रियम। तो ये दो चैम्बर हो गए और दो चैम्बर हमारे नीचे में भी होते हैं। एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और नीचे आप देखो, यहां पे भी आपको दिखेगा, एक दिखेगा राइट वेंट्रिकल और एक दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर में दो चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे में भी दो चैम्बर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए टोटल? 4 चैम्बर हो गए, यानी कि 4 बॉक्स हमारे हार्ट में बने होते हैं और यही चारों बॉक्स में हमारा ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक ना? तो इस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है हार्ट के बारे में कि हार्ट के अंदर बेसिकली 4 मेन हमारे पार्ट होते हैं। पहला राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं जो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, आगे। द पोजिशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे ना ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है और इधर जो रेड वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक हमारा डिवाइडिंग वॉल है। डिवाइडिंग वॉल बेसिकली एक दीवार है जो दोनों को क्या करता है? अलग करता है, ब्लू वाले पार्ट को भी और रेड वाले पार्ट को भी। क्यों अलग करता है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के हमारे ब्लड हैं। एक ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ और एक ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ। ऐसे समझिए आप हमने जो सांस लिया, ब्लड में क्या गया? ऑक्सीजन, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोनों ब्लड हमारे हार्ट में मिक्स ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक डिवाइडिंग वॉल बना हुआ है, यानी कि दीवार बना हुआ है जो कि दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। और यदि दोनों मिक्स हो गया गलती की वजह से, गलती से भी, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा जान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली आप डिवाइडिंग वॉल देखते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देखो, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली दोनों को आधा आधा पार्ट में, ये बीच वाला पार्ट क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों मिक्स ना हो जाए। यदि मिक्स हो गया तो हमारा जान निकल जाएगा। ठीक ना? आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। हालांकि आप टेंशन मत लो, हार्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। क्लास 10th में जब आप आओगे तो क्लास 10th के साइंस में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ पे हार्ट के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करोगे। हम बताएंगे आपको वहाँ पे कि राइट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है। तो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा गहराई से समझोगे, लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान रखो। तो हार्ट के बारे में जो 4-5 बातें आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, वो ये कि सबसे पहला, हार्ट हमारा सेम वही काम करता है जो काम हमारे घर में हमारा मोटर काम करता है पानी में, मतलब टंकी में पानी को भरने के लिए। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हार्ट हमारे बॉडी में जनरेटर की तरह काम करता है, प्रेशर बनाता है और प्रेशर बना के ब्लड को आगे धक्का मारता है ताकि हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके, बॉडी के हर पार्ट तक वो पहुंच पाए। और यदि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि बॉडी के हर पार्ट तक फूड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें पहुंच पा रही है, तो जाके हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करता है। तो पहला बात ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो होता किधर है? चेस्ट के बस जस्ट अंदर, थोड़ा सा अंदर, और ऊपर से जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। ठीक ना? उसके बाद हार्ट का जो साइज है वो हमारे मुट्ठी के जितना होता है बस। और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर में चैम्बर होते हैं और 2 नीचे में चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले एक चैम्बर को हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को हम लोग राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। और ये जो बीच में डिवाइडिंग वॉल है, बेसिकली दीवार है, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दोनों को मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा इसमें हार्ट बीट के बारे में। ये वर्ड भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भी आपने कई बार सुना होगा, हार्ट बीट। हार्ट बीट ये क्या होता है? आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जैसे यहाँ पे देखो, हार्ट में कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे। और ये चारों के चारों चैम्बर किससे बने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मसल से। ध्यान रखना, हार्ट में कहीं पर भी बोन्स नहीं पाए जाते हैं। हार्ट में हर जगह पर क्या है?
मसल्स है। तो ये चारों चैम्बर हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों चैम्बर में चैम्बर हमारे बने हुए वो मसल से बने हुए हैं, ठीक ना। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी कि ये जो मसल्स है बहुत तेजी में सिकुड़ता भी है, बहुत तेजी में फूलता भी है। इसीलिए फूलना सिकुड़ना इन्हीं के वजह से आपका जो ये हार्ट है वो धड़कता हुआ आपको महसूस होता है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। जैसे होता क्या है ना, आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटेल में। जब हार्ट फूलता है इसका मतलब है कि हार्ट में ब्लड आ रहा है, ठीक। और जब हार्ट हमारा सिकुड़ गया इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेशर लगा के सारे ब्लड को अपने हार्ट से बाहर निकाल दिया और वो खाली पड़ गया, तो वो सिकुड़ गया, ठीक ना। तो ये सिकुड़ना फूलना यानी कि हार्ट में बहुत जल्दी जल्दी ब्लड आना, ब्लड निकलना, फिर आना, फिर निकलना, ये लगातार चलता ही रहता है, जिसके वजह से हार्ट लगातार सिकुड़ता है, फूलता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई दिल धड़क रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। धड़कने का मतलब सिंपल सा है कि वो बहुत तेजी में बहुत जल्दी जल्दी सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, यही चीज होता रहता है। उसके बाद दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, यानी कि एक बार सिकुड़ेगा, ये एक बार सिकुड़ जाएगा और एक बार पूरा फैल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब बहुत तेजी में ये सिकुड़ रहा है और फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, यानी कि यदि साइंस के लैंग्वेज में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना और एक्सपैंड का मतलब फैल जाना। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं हार्ट बीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हर वक्त ये हमारा होता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी, उस समय भी हमारा हार्ट हमारे लिए काम कर रहा होता है। सोचो, मतलब ये बहुत विचित्र वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हमारे बॉडी का एक ये ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा मशीन है जो तब भी चलता रहता है जब हम लोग सो जाते हैं। तो सोचो कितना अजीब प्रकार का ये ऑर्गन है। अजीब मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं, मतलब कितना अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया हमारा बॉडी है, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे एक डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप बेसिकली आपने डॉक्टर के गले में जरूर देखा होगा। जब भी आपको फीवर वगैरह कुछ भी होता है तो डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट पे लगाते हैं और कान में वो 2 ईयरफोन जैसा कुछ लगाते हैं, उसी से कनेक्ट रहता है और वो आपके हार्ट बीट को सुन लेते हैं। हार्ट बीट सुन के ही वो पता लगा लेते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। सोचो कितना खतरनाक प्रकार का वो मशीन है। तो वही लिखा हुआ है कि डॉक्टर फील्स आवर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, यानी कि डॉक्टर को यदि हमारा हार्ट बीट सुनना होगा, हमारे अंदर कुछ बीमारी है कि नहीं है, कुछ खराबी है कि नहीं है, यदि ये पता लगाना होगा तो डॉक्टर उसी स्टेथोस्कोप से पता लगा लेते हैं, ठीक है। आगे, और डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, यानी कि ऐसा कभी ना आप गौर करना, आप अपने भाई के चेस्ट पे यदि कान के रखोगे ना तो हार्ट का धड़कना, उसका जो आवाज है आपको कान में सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं उससे और ज्यादा सुनाई पड़ता है, धक 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 करता हुआ उसमें सुनाई पड़ता है। तो डॉक्टर जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? ताकि हार्ट का क्लियर आवाज कानों में आ सके, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप आवाज सुन के पता कर लो कि इसको किस प्रकार का प्रॉब्लम है और किस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। सोचो इतना खतरनाक उनका ट्रेनिंग होता है। आगे, डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, यानी कि वो केवल स्टेथोस्कोप से केवल सुन के पता लगा लेते हैं कि हमारे में क्या दिक्कत चल रहा है और क्या दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्क्रीन को ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसका हार्ट का काम नहीं है, हार्ट समझ में आ गया पूरा, इसका काम नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो हार्ट बीट यानी कि हमारा जो दिल धड़क रहा होता है, डॉक्टर बस वहां पे स्टेथोस्कोप को लगाते हैं और वो आवाज सुन के पता लगा लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद है ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heart beat। आपने वर्ड सुना होगा पल्स रेट। पल्स रेट कुछ नहीं है, बेसिकली
कितनी देर में आपका दिल धड़क रहा है, वही हमारा पल्स रेट भी कहलाता है, ठीक ना। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो हार्ट धड़कता रहता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। अब कितनी देर में कितनी बार वो धड़क रहा है उसको हम लोग पल्स रेट कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। उसके बाद द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो हमारा हार्ट लगातार धड़कता रहता है, ये धड़कने का मतलब है कि ये लगातार हर सेकेंड हमारे ब्लड को हर सेल तक वैल्यूएबल चीजें पहुंचा रहा है, जैसे फूड, ऑक्सीजन, ये सब चीज, और उधर से लेके क्या आ रहा है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लगातार प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक ना। और इसको होने में मदद कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट बेसिकली करता है क्या है ना, प्रेशर बनाता है, धक्का मारता है किसको? ब्लड को, ताकि तुम बहुत तेजी में जाओ और बहुत तेजी में वापस आ जाओ। यदि हमारे बॉडी में हार्ट नहीं रहेगा ना तो जिंदा तो हम रह लेंगे, लेकिन इतने सही तरीके से आप जिंदा नहीं रह पाओगे। देखो, हार्ट के जगह पे यदि कुछ दूसरा चीज लगा दिया जाएगा तो जिंदा रह लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना प्रकार का फोर्स, जितना प्रकार का प्रेशर हार्ट लगाता है वो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा पाएगा, या तो कम लगाएगा या फिर ज्यादा ही लगा देगा, जो कि आपके बॉडी में सूट नहीं करेगा, तो आपका जान भी चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि 2-3 चीज हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ब्रेन, यानी कि पूरा ये आपका हेड, यहीं से तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा आपका लंग्स, हार्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इनको नुकसान हो गया ना तो फिर आप समझ लो कि बचना मुश्किल है फिर, ठीक ना। हाँ, हार्ट से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या? हमारा ब्रेन, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रेन। जैसे आप बाइक पे निकलते हो, बाइक पे आप निकलते हो तो क्यों बोला जाता है कि हेलमेट लगाओ? ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि चेस्ट पे भी कुछ लगा लो? क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेन है। ब्रेन खत्म तो सब कुछ खत्म, ठीक ना। तो वही चीज है कि इंपॉर्टेंट हमारे अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो हमारा ब्रेन है। आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो हमारे हार्ट में 4 अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, वो चैम्बर बेसिकली ब्लड को प्रेशर बनाने के लिए, ब्लड को बहुत जोर से धक्का मार के हर सेल तक पहुंचाने के लिए बना हुआ है, ताकि अपना जल्दी जल्दी वो काम कर सके। आगे, एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे होते हैं, वो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उनको यहाँ उनका नाम है स्पॉन्जेस और हाइड्रा। यहाँ पे ना एनिमल बोल दिया गया है तो कंफ्यूज मत होना, ये होता ही है थोड़ा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो एनिमल से कंफ्यूज मत करना कि बहुत बड़ा जानवर होगा, नहीं, बहुत छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, इन प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना, ये जिंदा होते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं चाहिए होता, यानी कि इनको सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं पड़ता। सोचो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये सीधा सांस लेके सांस छोड़ सकते हैं, इनको हार्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। आगे, द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एट इट एंटर्स देयर बॉडीज। अब ये काम कैसे करता है फिर? ये सब बेसिकली पानी में रहने वाले चीजें हैं। स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, ये सब पानी में रहते हैं। तो पानी जहां पे रहते हैं उसी पानी में ऑक्सीजन भी मिला हुआ होता है, उसी पानी में फूड भी मिला होता है, तो डायरेक्टली इसके बॉडी में आ जाता है। तो हार्ट का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हम लोग खाना खाएंगे, उस खाना को पचाना होगा, फिर वो खाना ब्लड हर सेल तक लेके जाएगा, तब जाके हमको एनर्जी मिलेगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये सब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो इनके बॉडी में इतना खतरनाक सिस्टम हमारे जैसा नजर नहीं आता है। तो ये लोग जहाँ पे रहते हैं उसी पानी में ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, उसी पानी में वाटर भी मिला, मतलब फूड भी मिला हुआ है, यानी कि इन प्रकार की चीज़ों को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए वो पानी में ही मिला हुआ है सब कुछ। तो इनको इस प्रकार के खतरनाक प्रकार के सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता जैसे कि हम लोगों को पड़ता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो जिस तरीके से, जैसे ये लोग करते क्या है ना, पानी जब लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो पानी के साथ साथ क्या आ गया, इनके साथ ऑक्सीजन भी आ गया और फूड भी आ गया, तो हार्ट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट मटेरियल, तो पानी निकालते हैं और पानी के साथ साथ सब कुछ बाहर निकल गया फिर, है ना। मतलब पानी के साथ वैल्यूएबल चीजें इनके अंदर आया और पानी के साथ खराब चीजें, वेस्ट मटेरियल इनके बॉडी से बाहर भी
निकल गया, तो भाई बीच में हार्ट वगैरह चीज का तो जरूरत ही नहीं पड़ा फिर। इसीलिए ये लोग, इन लोगों को मतलब स्पॉन्जेज हो गए, हाइड्रा हो गए, इन सभी को किसी प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे। अच्छा, सवाल है कि क्या स्पॉन्जेज को, हाइड्रा को हम खुले आंखों से देख पाएंगे? नहीं देखने पाओगे, थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए माइक्रोस्कोप का सहारा थोड़ा लेना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छी तरीके से देख पाओगे। अगला, 10 these animals do not need a circulatory fluid like the blood, यानी कि ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है, और इनमें ट्रांसपोर्ट वाटर ही कर दे रहा है। तो बताइए किसी प्रकार के इसके बॉडी में हार्ट वाले चीजों का जरूरत पड़ेगा फिर कभी? कभी नहीं, ठीक ना। तो ये लोग बिना हार्ट का, बिना सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक फ्रेश नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब सिंपल सा होता है अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से एनिमल्स अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे बॉडी में सेल के पास ऑक्सीजन जाता है, फूड जाता है, सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, फूड को भी इस्तेमाल करता है, और सेल अपना एनर्जी बनाता है। सेल एनर्जी बनाएगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, है ना। यानी कि सेल हर वो काम करता है जिंदा रहने के लिए जो कि एक नॉर्मल आदमी जिंदा रहने के लिए काम करता है, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेल ऑक्सीजन भी लेता है, सेल फूड भी लेता है, सेल अपना एनर्जी भी बनाता है। तो सेल एक तरीके से हमारा क्या है? लिविंग थिंग है, जिंदा है। तो वो इतना सारा काम करता है तो ऑब्वियस ये बात है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो जनरेट करेगा, यानी कि वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, आगे। These are toxic and hence need to removed from the body, यानी कि सेल जो अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट मटेरियल इतना खतरनाक होता है कि यदि वो 2-3 दिन तक सेल के अंदर ही रह गया तो फिर हमारा जान जा सकता है। समझ मारिए बात। कहने का मतलब है कि सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, फूड लेता है, एनर्जी बनाता है, तो बहुत सारा काम सेल अपना करता है। इस दौरान सेल कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। यदि उनको सेल अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा तो हो सकता है कि उनका जान भी चला जाए, और सेल का जान जाने का मतलब है कि हमारा जान फिर चला जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो इतना खतरनाक वो वेस्ट मटेरियल होता है कि उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। The process of removal of wastes produced in the cells of the living organisms is called excretion। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग जब अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सक्रीशन। याद रहेगा। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि लिविंग थिंग क्या करेगा? अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा जो उसके किसी काम का नहीं है। वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो अपने बॉडी से उसको बाहर निकालता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक ना। जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हम लोग टॉयलेट कर जाते हैं, हम लोग वॉशरूम जाते हैं, तो ये क्या है? हमारे बॉडी से एक तरीके से वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकल रहा है। यदि ये बाहर नहीं निकलेगा तो हो सकता है कि 3-4 दिन तक लगातार वो हमारे बॉडी के अंदर रहे, तो हो सकता है कि हम लोगों को कई प्रकार की बीमारी हो जाए, और यदि वो और लंबे दिन तक रह गया हमारे बॉडी में तो वो हमारा जान भी ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में कुछ ऑर्गन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उन्हीं सबको जब हम एक साथ मिला देंगे तो क्या बोल देंगे फिर? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देंगे, ठीक है ना। जो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि जब हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा होता है तो कई सारी चीजें उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं।
तो इस पूरे बॉडी के पार्ट जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में जुड़ा हुआ है, उन सभी को हम लोग एक साथ कह देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा था बचपन वाले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था, हमारा माउथ था, फूड पाइप था, स्टमक है ना, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा चीज हमारा क्या कहलाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो खाना पचने में मदद करता है, पचाने में। उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, वो हमारे बॉडी के पार्ट या फिर हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो किसी भी वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सक्रीशन। अब अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में जिन जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, जिन जिन पार्ट का इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी का, उसको हम लोग कह देते हैं एक बार में एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिंपल है। चलिए अब आइए हम लोग एक छोटे से टॉपिक का और शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसको जब हम लोग समझेंगे तो आपके सामने ये वाला पिक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जरूर होना चाहिए। ये वाला पिक्चर एनसीईआरटी में है, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। यदि वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कोई भी बुक यदि आपके पास है तो वहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर दिया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं लिखा हुआ क्या। पहला लिखा हुआ है द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था, शुरुआत में या फिर दूसरे टॉपिक में कहीं पे हमने बताया था आपको कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या करता है, फूड को लेता है और हर सेल तक जाके पहुंचा देता है। ठीक है, तो हर सेल तक फूड को लेकर गया कौन, ब्लड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ब्लड का। अब जो सेल वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। समझ रहे हो बात को। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे फूड को हर सेल तक लेकर गया ब्लड। अब जो सेल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसको भी हम बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। समझ रही है बात। तो एक तरफ ब्लड लेके जा रहा होता है शुद्ध बिल्कुल फ्रेश फूड हर सेल तक, और उधर से वो बदले में क्या लेकर आ रहा होता है, वेस्ट मटेरियल, जो कि बॉडी से निकालना बाहर बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। अब जरा एक बात बताइए, उधर से हर सेल से जो हमारा ब्लड आया वो क्या लेकर आया, वेस्ट मटेरियल बाहर लेकर आया। तो भाई हमारे बॉडी में एक ऐसा मशीन होना चाहिए ना जो ब्लड को अलग कर दे और वेस्ट मटेरियल को अलग कर दे। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के साथ सारा का सारा ब्लड भी निकल जाएगा, तो फिर क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो हमारे ब्लड जो है हर सेल तक फ्रेश भोजन पहुंचाने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ उधर से खराब चीजें वेस्ट मटेरियल ब्लड अपने साथ लेकर भी आने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो करता क्या है, खराब चीजों को और ब्लड को दोनों को अलग कर देता है, ताकि केवल हमारे बॉडी से बाहर क्या निकल सके, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सके, ब्लड हमारे बॉडी में ही पड़ा रहे। और ये काम हमारे बॉडी में करता कौन है, ये हमारे बॉडी में काम करता है किडनी। ओके, आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और डिटेल में। When the blood reaches the two kidneys, it contain both useful and harmful substances। अब देखो, आप इस पिक्चर को देखो, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इस पिक्चर में ना आपके पास दो किडनी दिख रहा होगा, एक लेफ्ट में दिख रहा होगा और एक राइट में दिख रहा होगा। ये किडनी बेसिकली बीन के शेप का होता है, बीन का दाना देखा होगा आप लोगों ने, उसका सब्जी वगैरह भी बनता है, दाल वगैरह। तो ये पहला किडनी लेफ्ट में और दूसरा हमारा राइट में, यानी कि हमारे पास दो किडनी होता है। तो यही किडनी है जो कि ब्लड को वेस्ट मटेरियल से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अब जरा समझो होता क्या है, जब ब्लड वेस्ट मटेरियल को लेकर आ रहा होता है तो उस ब्लड में ना
कुछ कीमती चीजें भी होती हैं, यानी कि कुछ वैल्यूएबल चीजें भी होती है और कुछ खराब चीजें भी होती है। तो वो ब्लड बेसिकली जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, वो ब्लड किसके पास आ गया, अब किडनी के पास आ गया। तो किडनी क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में वैल्यूएबल चीजें हैं, जो गलती से ब्लड के साथ आ गया, उसको दोबारा बॉडी में ही भेज देगा, और जो खराब चीजें हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं है, ब्लड उसको बाहर मतलब किडनी उसको बाहर निकाल देगा। पूरा कहानी समझ में आया? देखो पूरा कहानी आप ऐसे समझो, सिंपल सा। हर सेल तक फ्रेश भोजन लेकर कौन गया, ब्लड। अब सेल क्या करेगा, उस भोजन से एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान सेल अपना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस भी तो करेगा ना, है कि नहीं? तो वो वेस्ट लेकर कौन आएगा, फिर ब्लड ही आएगा। और वो ब्लड सीधा किसके पास चल जाएगा, किडनी के पास जाएगा। क्यों किडनी के पास गया, क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी ही एकलौता ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को वेस्ट मटेरियल से अलग कर सकता है। तो जब ब्लड सेल से वेस्ट मटेरियल को लेके आ रहा होता है, तो ब्लड सीधा भाग के चला जाता है किडनी के पास। क्यों? क्योंकि भैया देखो, हमारे में ना वेस्ट मटेरियल भी ऐड हो गया है। तो तुम क्या करो, हमारे बॉडी से यानी कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल को अलग कर दो। तो किडनी बोलता है ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी बेसिकली ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देता है। और किडनी क्या करता है ना, जितना भी चीज गलती से ब्लड के साथ आ गया होगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए वैल्यूएबल चीजें हैं, किडनी उसको दोबारा हमारे बॉडी में भेज देगा। और जो हमारे बॉडी में खराब चीजें हैं, जिसको कि बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है ना, तो वो किडनी उसको बाहर भी निकाल देगा। तो किडनी बेसिकली किसका काम करता है पता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करने का। क्या चीज फिल्टर करता है वो, ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। बेसिकली ये बात कर रहा है किडनी के अंदर के बारे में। तो किडनी के अंदर जैसे ही हमारा ब्लड इंटर करेगा, तो किडनी क्या करेगा, उस ब्लड को अलग कर देगा और जितने भी वैल्यूएबल चीजें हैं उसको दोबारा बॉडी में भेज देगा, और जो खराब चीजें हैं बॉडी से निकालना बहुत जरूरी हो गया है, उसको किडनी बॉडी से बाहर भी निकाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये तो हमने बता ही दिया कि जब ब्लड हमारे किडनी के पास पहुंचता है, तो उस ब्लड में दोनों प्रकार की चीजें होते हैं, अच्छे चीज भी और खराब चीज भी। तो जो अच्छा चीज है हमारे लिए, किडनी उसको दोबारा हमारे बॉडी में भेज देगा, और जो खराब चीज है किडनी उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, यानी कि जो यूजफुल चीजें हैं वो दोबारा किडनी क्या करेगा, ब्लड को दे देगा, बोलेगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैल्यूएबल चीजें हैं, गलती से तुम्हारे साथ आ गया था किडनी में, इसको दोबारा वापस हर सेल तक भेज दो। तो ब्लड क्या करेगा, किडनी के कहने पे वो सारा वैल्यूएबल चीजें जो गलती से किडनी में आ गया था, उसको ब्लड वापस हर सेल तक भेज देगा। ठीक ना। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट मटेरियल हमारा बच गया किडनी में, जिसको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, किडनी क्या करेगा, उसको वाटर में मिक्स कर देगा वेस्ट मटेरियल, और हमारे बॉडी से उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देगा। यूरिन बोले तो टॉयलेट, हिंदी में बात करें तो पेशाब। ठीक ना। तो वाटर में पूरा वेस्ट मटेरियल किडनी क्या करेगा, उसको मिक्स कर देगा, और जब आप टॉयलेट जाओगे तो टॉयलेट के साथ हमारे जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो हमारे बॉडी से केवल वाटर नहीं निकलता है, हमारे बॉडी से वाटर के साथ साथ खराब चीजें भी निकल रहे होते हैं मिक्स फॉर्म में, जो कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में मिक्स हो जाता है और पानी में मिक्स होकर वो फिर बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए डॉक्टर वगैरह से भी आप जाओगे, पूछोगे, तो वो हमेशा आपको बताएंगे यदि आपको वॉशरूम जाना हो या फिर टॉयलेट जाना हो तो देरी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, 1 घंटा 2 घंटा चलता है, लेकिन ज़्यादा देरी आप कर दोगे, उसको कंट्रोल कर लोगे ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इतना खतरनाक चीज़ है कि यदि ये एक बार आपके बॉडी में फैल गया ना, तो फिर सोच लो कि आपका जीना लगभग मुश्किल हो जाएगा। समझ रही है बात? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और खासकर हम लोग सबको, मतलब मेल फीमेल सबको क्या करते हैं, टॉयलेट को रोकते हैं ज़्यादा देर तक, जब मौका मिलेगा तब जाएंगे। नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ है।
आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर। अब जरा यहां पे देखो आप ध्यान से, दो किडनी आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इस किडनी ने क्या किया, ब्लड के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को दोबारा सेल में भेज दिया, और इसी किडनी ने क्या किया, ब्लड में जितने भी खराब चीजें मिक्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके वाटर में मिक्स कर दिया। अब ये वाटर हमारा कहां आएगा, किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला पैड आपको दिख रहा है थैला वाला, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। किसके थ्रू आएगा, इस रास्ते के थ्रू। इस रास्ते का नाम क्या है भाई, यूरेटर नाम है। यानी कि जो यूरेटर है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यही वो यूरेटर है, यही वो रास्ता है जिससे कि हमारा वाटर आएगा इस यूरिनरी ब्लैडर में। और ये जो वाटर आ रहा है केवल वाटर नहीं है, उस वाटर में खराब चीजें भी हमारे मिक्स हैं जो हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, ये वही जगह है जहां पे हमारा टॉयलेट एक जगह पर इकट्ठा होता है। समझ मारिए बात, इसको थैली कहते हैं, बेसिकली पेशाब का थैली कहते हैं उसको हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और जरा आप देखो ध्यान से, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे आपको दिखेगा दो चीजें, एक तो यूरेथ्रा है और उसके नीचे भी दिखेगा आपको यूरिनरी ओपनिंग। और यही वो खुला रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी से टॉयलेट बाहर निकलता है। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में चलता रहता है, मेल फीमेल सभी में। आगे बढ़ते हैं। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब बताइए आप, इस पूरे सिस्टम में आपको क्या क्या चीज देखने को मिला, किडनी देखने को मिला, यूरेटर देखने को मिला, यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिला और यूरेथ्रा देखने को मिला। थोड़ा सा आप कहना चाहो एक पॉइंट और, तो यूरिनरी ओपनिंग भी देखने को मिला। तो यही सब पार्ट मिलके क्या बना देगा, जरा बताइए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही सारे पार्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 से लेकर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा ना, एडल्ट, छोटे बच्चे का बात नहीं हो रहा है, बहुत बूढ़े व्यक्ति का भी बात नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी कभी आप गौर करना, छोटे बच्चे में टॉयलेट का कोई लिमिट नहीं होता है। वो आप देखोगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना 1 साल 2 साल के, वो बहुत टॉयलेट करते हैं, आपने देखा होगा। या तो कभी नहीं करेंगे और जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो बूढ़े लोग होते हैं, खास करके बूढ़े माता, बूढ़े पिता, मतलब दादा दादी वगैरह लोग, उनमें भी टॉयलेट का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति और एक छोटा बच्चा दोनों लगभग एक जैसा होता है। समझ आ रही है बात, मतलब क्योंकि बूढ़े व्यक्ति में कई प्रकार के बीमारी होते हैं, उनको कई प्रकार के चीज़ों से लड़ना भी पड़ता है, लड़ने का मतलब बीमारी वगैरह चीज़ें से, तो उनका जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। और अधिकतर लोगों का तो बुढ़ापे में किडनी फेल होता है, तो बहुत प्रकार की समस्याएं होते हैं। तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है, केवल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, जो नौजवान है ना, उनमें ऐसा देखा गया है कि वो एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में लगभग 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन को पास करते हैं। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप पानी ज़्यादा पियो। आपने सुना होगा, घर वाले भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, पानी ज़्यादा पियो। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है, अब आप बता सकते हो। इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा ये है कि भाई आपके बॉडी में वाटर रहेगा तभी तो किडनी उसमें वेस्ट मटेरियल को मिक्स करके बाहर निकालेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके बॉडी में वाटर है ही नहीं, तो किडनी आपके वेस्ट मटेरियल को किसमें मिक्स करेगा, किससे बाहर निकालेगा। तो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पड़ा रह जाएगा बताओ, हमारे किडनी में पड़ा रह जाएगा, कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। वो कर देगा आपके किडनी में इन्फेक्शन क्रिएट, फिर आप हो जाओगे बीमार। समझ रही है बात। इसीलिए पानी ज़्यादा पीने के लिए कहा जाता है, ताकि आपके बॉडी में पानी ज़्यादा रहेगा तो वेस्ट मटेरियल जल्दी से मिक्स होकर बाहर
निकल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अब देखो यूरिन जो होता है हमारे, जो हमारा पेशाब होता है उसमें 95% पानी होता है, 95% पानी होता है। 2.5% यूरिया होता है, 2.5% यूरिया। यूरिया बेसिकली वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत खतरनाक होता है ये। एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और 2.5 कुछ अलग प्रकार की चीज़ें हो गई तो उसको भी बाहर निकालना होता है। तो क्या 100% पुर गया? बस इसी तरीके से काम हमारा किडनी का चलता है। तो क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में कैसे काम करता है समझ में आया? तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से जो एक सजेशन हम आपको देंगे वो ये कि कभी भी अपने टॉयलेट को, वॉशरूम वगैरह को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात कि पानी को ज़्यादा पीना है ताकि किडनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी को साफ कर सके। ठीक है, बॉडी साफ रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लांट में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ध्यान रखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो पूरी तरीके से एनिमल के बारे में था। एनिमल मतलब हम लोग भी आते हैं एनिमल के कैटेगरी में ही, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। मतलब कि एनिमल का जब बात होगा तो केवल जानवर नहीं समझना है, एनिमल का मतलब हम लोग भी एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। हम लोग एनिमल में पढ़े कि एनिमल में ऑक्सीजन, फूड, है ना, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है लिखा हुआ, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब देखो होता क्या है, प्लांट में यदि हम लोग बात करें ना, तो प्लांट में वाटर हो चाहे किसी प्रकार का मिनरल न्यूट्रिएंट हो, ये प्लांट को मिलता कहाँ से है? प्लांट को मिलता है सब कुछ मिट्टी से। और मिट्टी से भी कौन उसको लेने में मदद करता है? रूट, यानी कि जड़। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि प्लांट का जो जड़ होता है वो मिट्टी से वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट वगैरह लेता है, और वो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट वगैरह क्या करता है फिर हर लीफ तक पहुंचा देता है, हर पत्ते तक। क्योंकि प्लांट अपना भोजन बनाता कहाँ पे है? लीफ में ही बनाता है, पत्ते में ही बनाता है, ठीक ना। तो भाई जहां पे भोजन बनाएगा प्लांट अपना, वहां पे पानी पहुंचना चाहिए ना वहां तक, इसीलिए। तो प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिट्टी से लेगा और ऊपर हर पत्ते तक, हर लीफ तक पहुंचा देता है ताकि लीफ अच्छी तरीके से अपना भोजन बना सके, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा कर पाए। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लीफ जो है, किसी भी प्लांट का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वही वहां पे अपना भोजन बनाता है वाटर के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, यहाँ पे एक दो चीज आप और जोड़ सकते हो, सनलाइट के मदद से, है ना। इन सब के मदद से प्लांट का जो लीफ होता है वो अपना भोजन वहां पे बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन अपने से बनाएगा कुछ चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल तो खैर प्लांट के अंदर ही होता है, ठीक ना। आगे, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो फिर से पढ़ते हैं, समझना इसको जरा ध्यान से। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का मतलब सिंपली आप फूड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा एक बात बताइए, आप लोगों को जब एनर्जी नहीं मिलता है बॉडी में तो आप लोग क्या करते हो? खाना खाते हो, है कि नहीं? या फिर कुछ ऐसा पीते हो या फिर कुछ ऐसा खाते हो जिससे आपके बॉडी में एनर्जी आ जाए। तो बेसिकली फूड जो होता है ना वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि आपको कुछ भी प्रकार का एनर्जी चाहिए, भोजन खा लो, है ना, किसी प्रकार का जूस वगैरह पी लो, तो एनर्जी हम लोगों को देता कौन है? फूड देता है। और कोई भी हो, चाहे वो
एनिमल हो, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग हो, इन सबको एनर्जी फूड खाने से ही मिलता है। अच्छा, केवल फूड खा लेने से मिल जाएगा एनर्जी क्या? नहीं, हमारे पेट में जब वो खाना जाएगा तो वो पचना भी चाहिए, पचेगा तब जाकर हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आगे, द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जब हमारे सेल को एनर्जी मिलेगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, क्योंकि हम लोग बने हुए किससे हैं? सेल से ही बने हुए हैं। तो सेल को एनर्जी मिलने का मतलब है कि एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है, और हम लोगों को एक बार एनर्जी मिल जाएगा तो ही जाकर आप कोई काम कर पाते हो दिन भर। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 10 घंटे से कुछ नहीं खाए हो, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होता है, तो चलना तो दूर, आप उठ के बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जब आप लोग बीमार पड़ते हो, बुखार वगैरह होता है आप लोगों को, तो चलना तो दूर का बात है, आप बेड से उठ के बैठना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ही कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप रिकवर करते हो, आपका बॉडी ठीक होता है, तो आपके बॉडी में एनर्जी भी आता है तो फिर धीरे धीरे आप टहलते हो, फिर चलना स्टार्ट करते हो, फिर अपने नॉर्मल डे लाइफ में आ जाते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो किसी प्रकार के कामों को नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी मिलने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? फूड। खाना खाइए, आपके एनर्जी को सेल मिलेगा, मतलब आपके सेल को एनर्जी मिलेगा, और आपके सेल को एनर्जी मिलेगा, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी मिल गया, और आपको एनर्जी मिलेगा तो आप अलग अलग प्रकार के कामों को कर पाओगे। पढ़ना, लिखना, इन सब में एनर्जी लगता है, ठीक ना? और ये सब एनर्जी फूड से मिलेगा। Therefore, food must be made available to every cell of an organism। यानी कि हर किसी को, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी हो, उसको एनर्जी मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको भोजन खाना पड़ेगा, भोजन उसको मिलता रहना चाहिए। यानी कि भोजन से ही एनर्जी आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टॉपिक, ये तो एक तरीके से थोड़ा आप कह सकते हो कि इस वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स का। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने इसके अंदर छोटे से टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखते हैं, पानी में मिनरल्स मिले हुए होते हैं, ध्यान रखना। मिनरल्स का बात करें तो फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सारी चीजें वाटर में ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। तो जब प्लांट का रूट यानी कि प्लांट का जड़ जब पानी को ले रहा होता है ना, तो पानी के साथ साथ अपने आप और क्या आ गया उसके पास? मिनरल्स भी आ गया। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वाटर और मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। यानी कि जमीन के नीचे है क्या? पानी, और पानी में मिक्स किया हुआ है मिनरल्स। तो जब प्लांट का रूट वाटर को खींचेगा ऊपर, वाटर को लेगा, तो उसके साथ साथ पानी तो आया, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आ गए। ठीक है, द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स के पास रूट हेयर होता है। रूट हेयर का मतलब हो गया कि एक मेन जड़ होता है और उस जड़ के कई सारे छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए होते हैं। कभी भी आपने किसी भी प्रकार के छोटे से पेड़ को उखाड़ा है? आप कभी गौर करना, उसमें ना एक जड़ जो होगा ना बड़ा मोटा सा होगा, मेन जड़ वो होता है, और बाकी छोटे छोटे जो जड़ होंगे उसके पार्ट निकले होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रूट हेयर। समझ गए बात को? तो जब आप किसी छोटे से प्लांट को उखाड़ोगे ना, तो उसमें कई सारे आपको जड़ दिख जाते हैं, जिसमें से एक मेन जड़ होगा और बाकी सारा उसमें चिपके होंगे, उसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। जैसे कभी भी आप गौर करना, किसी भी प्लांट का जो जड़ होता है ना, वो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। क्यों फैला होता है? वो एक जगह भी तो रह सकता है ना। फैला हुआ क्यों रहता है? इसलिए ताकि वो चारों दिशा में फैलेगा, और चारों दिशा में से कहीं पे भी उनको पानी मिल गया तो वहां से वो पानी लेके अपना काम कर सके। यदि वो एक ही दिशा में बढ़ेगा जड़, तो मान लो उस दिशा में उसको पानी नहीं मिला, तो उधर तो बहना फिर बेकार हो गया। इसीलिए कभी आप गौर करना, किसी भी प्लांट का जो जड़ होता है ना, वो चारों दिशा में फैलता है। किस तलाश में? पानी के तलाश में। जहां उसको पानी मिल जाएगा वहीं से वो अपना पानी लेना स्टार्ट कर देगा और अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपना काम करता है। और जब उसके बॉडी के अंदर पानी आएगा तो अपने आप मिनरल्स भी आ गया। ठीक ना, आगे। द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। यानी कि मिट्टी के बीच में मिट्टी है,
मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है हमारा रूट, और कहीं ना कहीं पानी उसको मिल जाता है, तो वहीं से मिट्टी के अंदर से ही वो पानी भी लेना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मिट्टी में पानी होता है और पानी को इस्तेमाल कर लेगा हमारा रूट। ठीक है, आगे, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर में जो पानी का टंकी है छत के ऊपर, उसमें पानी कैसे जाता है? पाइप के थ्रू ऊपर जाता है। उसी तरीके से जड़ भी उसी तरीके से काम करता है। वो जो प्लांट का जड़ है ना, उसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप बने हुए होते हैं। उसी पाइप से जड़ क्या करता है? पानी को ऊपर भेजने का काम करता है, हर एक लीव्स तक, यानी कि हर पत्ते तक। और एक बार जब हर पत्ते तक पानी पहुंच जाएगा तो फिर लीफ अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। पाइप लाइक वेसल्स का मतलब पाइप के जैसे उसमें बने होते हैं स्ट्रक्चर प्लांट में, जिससे पानी नीचे से होके ऊपर हर पत्ते तक चला जाता है। वाटर, और वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह, ये सब चीजें भी। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। यानी कि वो जो बेसिकली हमारा वेसल्स है, जो पाइप है, वो भी अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं वास्कुलर टिश्यू। क्योंकि एक सेल से तो बना नहीं है, कई सारे सेल से मिलके वो बने होते हैं पाइप। तो जब कई सारे सेल से मिलके कुछ बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वास्कुलर टिश्यू। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कई सारे सेल बने, मतलब कई सारे सेल इकट्ठा हो गए, तो वो हो गया हमारा वास्कुलर टिश्यू। और यही वास्कुलर टिश्यू क्या कर दिया? प्लांट के अंदर वो पाइप बना दिया, जिस पाइप के थ्रू जड़ से पानी निकल के ऊपर हर पत्ते तक पहुंचेगा। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे टिश्यू क्या है? बेसिकली टिश्यू का आपको पता है डेफिनेशन क्या है। कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। और कई सारे टिश्यू को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वही पे वही चीज यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि बेसिकली टिश्यू है कुछ नहीं, कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो हमारा वो कहलाता है टिश्यू, जो कि किसी न किसी अलग प्रकार के कामों को करेगा। ठीक ना। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा आंख किससे बना होगा? पहले सेल इकट्ठे हुए होंगे, फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर हमारा क्या बन गया? ऑर्गन बन गया, जो कि हमारा आंख है। तो कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा करोगे तो टिश्यू बनेगा, और वो टिश्यू मिलके किसी न किसी खास काम को करेगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगला यहाँ पे हमारा है जाइलम के बारे में, अबाउट जाइलम। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है। जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऊपर क्लास में आओगे आप, तो वहां पे भी आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। यानी कि वो जो टिश्यू था हमारा वास्कुलर टिश्यू, क्या किया था? वास्कुलर टिश्यू पाइप बनाया था। किस चीज के लिए? पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि पानी जड़ से ऊपर हर लीफ तक जा सके। तो इसी पाइप को, जो कि पानी को ऊपर पहुंचा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जाइलम बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल से समझो। पहले सेल मिला, टिश्यू बन गया, उस टिश्यू का नाम वास्कुलर टिश्यू। और वो टिश्यू क्या किया? पाइप बनाया पानी को ऊपर जाने के लिए, और इन सब पाइप को हमने एक साथ में क्या कह दिया? जाइलम। जाइलम जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करेगा हर सेल तक। अगला, द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant। तो ये जाइलम करता क्या है? जाइलम जड़ से लेकर हर टहनी, हर पत्ते तक ये जुड़ा हुआ होता है, ताकि जड़ से पानी लेगा हर टहनी को, और हर टहनी से होते होते हर पत्ते तक पानी पहुंचा देगा। ठीक है, समझा ये बात। तो ओवरऑल यदि एक लाइन में आपको बताना हो कि जाइलम का काम क्या है प्लांट में, तो जाइलम का काम केवल और केवल वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचाने का काम है। कहाँ पे? जड़ से ऊपर की ओर हर पत्ते तक, हर टहनी तक, वहां तक। तो जाइलम का काम बेसिकली वाटर पहुंचाना होता है। ठीक है, वाटर और
मिनरल्स वगैरह जो कि पानी में मिला हुआ रहता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, उसके बाद है हमारा फ्लोएम। अब जरा बताओ, जाइलम ने ट्रांसपोर्ट किया वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजें, तो फ्लोएम क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फूड। फ्लोएम क्या करेगा? फूड को करेगा। अब देखो, लीव्स सिंथेसाइज फूड। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कोई चीज को बनाना, ठीक है। तो बताइए, प्लांट में भोजन कहां पे बनता है? लीव्स में। अब भाई समझना जरा इस चीज को ध्यान से। प्लांट में भोजन बना कहां पे? लीव्स में। तो क्या उस भोजन का जरूरत, यानी कि क्या उस फूड का जरूरत रूट को नहीं है? क्या है? तो अब उस लीव से, देखो लीव्स तो होते हैं ऊपर में और रूट होते हैं नीचे। तो भाई रूट भी तो लिविंग थिंग है ना, उसको भी तो खाना खाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। तो फूड बना है लीव्स में, उसको आना है रूट तक ताकि रूट को भी मिल सके। तो पहुंचाने का काम कौन करेगा? यहां पे भी एक नेटवर्क होता है, एक पाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या काम है? लीव से फूड को लेना और हर पार्ट तक पहुंचा देना, स्टीम, रूट्स, हर जगह पहुंचा देना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड बनता है लीव्स में, लेकिन उस फूड को हर पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि भाई केवल लीफ में मान लो फूड बन गया और फूड वहीं पे रह गया, तो क्या काम उस फूड का? तो लीफ में फूड हमारा बनता जरूर है, लेकिन उसको हर पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम को भी देना पड़ेगा कुछ फूड अपना काम करने के लिए, रूट को भी कुछ फूड देना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। तो वो फूड आएगा लेके कौन? नीचे। लीव से वो फूड हर पार्ट तक पहुंच जाए, वो कौन काम करेगा? उसके लिए काम करता है हमारा एक अलग नेटवर्क, अलग पाइप सिस्टम, जिसको आप कह सकते हो फ्लोएम। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। ये भी टिश्यू ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है। इसका नाम क्या है? फ्लोएम। ठीक है, आगे। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस इन प्लांट्स। तो अब पूरा कंक्लूजन एक बार में बताइए, एक बार में, कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके करता है। समझ आ रही है बात? और दोनों है क्या भाई? नेटवर्क है, पाइप है जो कि बिछा हुआ है प्लांट के अंदर। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फूड को करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारा और बच रहा है, लास्ट है ट्रांसपीरेशन। आइए पहले समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब जरा आप इसको जरा समझो, समझना ध्यान से। होता क्या है, हर प्लांट के पास अपना लीफ होता है, पत्ता होता है। उस पत्ते के ऊपर ना छोटा छोटा छेद होता है, और उस छेद को कभी भी आप और हम खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस छोटे से छेद को, छोटे से होल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मतलब हर पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छेद हम लोग नहीं देख पाएंगे खुले आंखों से, क्योंकि बहुत छोटा होता है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। उस छोटे से छेद को, छोटे से होल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। अब होता क्या है ना, बताओ, क्या लीव्स में पानी जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। और दिन का टाइम है मान लो, तो दिन के टाइम में सूरज की रोशनी किस पे पड़ेगी? लीव्स पे। और लीव्स में पहले से क्या प्रेजेंट है? वाटर। और लीव्स के ऊपर क्या है? छोटे छोटे छेद है। तो जब सनलाइट उस लीव्स के ऊपर पड़ेगा ना, तो वो पानी हो जाएगा, लीव्स में जो पानी प्रेजेंट है वो हो जाएगा गर्म। गर्म होगा, और लीव्स में छोटे छोटे छेद भी तो है, स्टोमाटा। उस छेद से पानी हमारा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे एवोपरेट होने लगेगा, यानी कि भाप बन के आसमान में उड़ने लगेगा। कहानी समझना है पूरा? मतलब लीव्स में पानी है और लीव्स में छोटे छोटे छेद भी हैं। दिन के टाइम में जब सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ेगी किस पे? पत्ते पे, तो वो पत्ते में जो पानी प्रेजेंट है वो हो जाएगा गर्म। और पत्ते में छोटा छोटा छेद भी तो है, और वो गर्म पानी क्या होगा? भाप बन के आसमान में उड़ना चाहेगा, यानी कि बेसिकली हमारा पानी क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि बताओ ट्रांसपीरेशन क्या है, तो सिंपल सा बताना है आपको
कि प्लांट के लीव से जब वाटर एवोपरेट हो जाए, भाप बन के आसमान में उड़ जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दिस सॉइल। अच्छा एक बात बताइए फिर से, अब तो लीव्स का सारा वाटर एवोपरेट हो गया, लीव्स में हो गया पानी का कमी, तो अब उस पानी के कमी को भरने के लिए पानी कहां से आएगा? सॉइल से, मिट्टी से, है कि नहीं? और उसको ऊपर लाने में, हर लीफ तक पानी पहुंचाने में फिर से कौन काम करेगा? जाइलम की फ्लोएम, जाइलम। ठीक ना, बस वही चीज है। यानी कि एक तरफ लीव्स का पानी एवोपरेट भी हो रहा होता है आसमान में, और एक तरफ उस लीफ में पानी भरने के लिए नीचे से आ भी रहा होता है। कौन लेके आ रहा होता है? जाइलम। ठीक ना, आगे। द वाटर एवोपरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यानी कि उस लीफ में, पत्ते में जितने भी वाटर होते हैं वो सारे वाटर एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के आसमान में उड़ जाता है। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि छोटा छोटा छेद भी तो है, और वो छेद से पानी सारा एवोपरेट होकर आसमान में उड़ जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं एक बार में? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि प्लांट में जो वाटर हमारा एवोपरेट होता है लीव से, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? तो क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पूल विच कैन पूल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। अब देखो हुआ क्या, आप यहां पे ना थोड़ा सा समझो ये सक्शन पूल क्या है। देखो लीव्स में जितने भी पानी थे वो सारा क्या हो गया? एवोपरेट हो गया, आसमान में चला गया। तो क्या लीव्स में पानी बचा? नहीं बचा। तो बताइए वहां पे प्रेशर हमारा कैसा क्रिएट हुआ? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर ना, पानी वहां पे कम हो गया तो प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। अब जमीन के नीचे पानी क्या है? ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो गया? हाई प्रेशर। तो जमीन के नीचे से पानी हमारा प्लांट में ऊपर आएगा, यानी कि हाई प्रेशर से पानी किधर आ रहा है? लो प्रेशर, और ये लगातार चलता ही रहता है। एक तरफ पत्ते से पानी एवोपरेट होता जा रहा है तो वहां पे बन गया हमारा लो प्रेशर, और एक तरफ जमीन के नीचे पानी ज्यादा है तो रूट क्या कर रहा है? पानी को ऊपर लेके भेज भी रहा है। तो पानी हमारा किधर से किधर मूव किया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी को हम लोग कहते हैं सक्शन पूल। ठीक है, अच्छा एक बात आपसे हम और पूछना चाहते हैं, यदि पानी एवोपरेट नहीं होगा लीव से तो क्या पानी और ज्यादा जमीन के नीचे से पत्ते के पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पानी पहले से प्रेजेंट है वहां पे, तो पानी और उसको जरूरत नहीं है। तो क्या उस समय पे सक्शन पूल देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। तो एक लाइन में जब आपको सक्शन पूल समझाना हो तो वो ये होता है कि जब जब लीव से, पत्ते से पानी एवोपरेट होगा, लीव्स का पानी हो गया खाली, वहां पे पानी है नहीं, तो वो हो गया हमारा लो प्रेशर। और जमीन के नीचे है पानी थोड़ा ज्यादा, तो वो हो गया हमारा हाई प्रेशर। तो पानी उधर से होके ऊपर आएगा लीव्स के तरफ। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सक्शन पूल। ठीक है, बस ये चीज हमारा लगातार चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स दी प्लांट। अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, ये जो आपने देखा कि दिन के टाइम पे बहुत गर्मी पड़ता है। अच्छा आपको ना एग्जांपल देते हैं गर्मी के टाइम का, समर वेकेशन के टाइम का। हम लोग जब गांव जाते हैं समर वेकेशन में, आपने कभी गौर किया है कि गर्मी के टाइम पे ना यदि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे 10-20 आदमी ऐसे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे ठंडा ठंडा हवा लगता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है समझो। धूप बहुत ज्यादा है तो पत्ते के ऊपर क्या पड़ रहा है? सनलाइट। उस सनलाइट क्या कर रहे हैं? सारे पानी को एवोपरेट कर ले रहा है। ठीक, अब पत्ते में हो गया पानी खाली, तो उस खाली पत्ते में पानी कहां से आएगा? जमीन के नीचे से। और जमीन के नीचे कैसा पानी है? ठंडा या गर्म? ठंडा। तो जब वो ऊपर आएगा तो ऊपर आया ठंडा पानी, फिर ऊपर आके वो गर्म हो गया, फिर वो ऊपर उड़ गया। तो ऊपर उड़ गया तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन नीचे से जो ऊपर पानी आया वो कैसा पानी था? ठंडा पानी था। और ये प्रोसेस हर पत्ते के साथ होता है। तो बताइए क्या एक प्लांट में 1-2 पत्ता होता है? 1-2 हजार पत्ता होता है? बहुत सारा पत्ता होता है। तो हर पत्ते में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो आसपास का माहौल वो क्या कर देता है? ठंडा। इसीलिए पत्ते के नीचे, सॉरी, पेड़ के नीचे आपको ठंडा हमेशा लगता रहता है।
तो ट्रांसपीरेशन जो है ना प्लांट को ठंडा रखने में भी मदद करता है। इसीलिए कभी भी आप देखना गर्मी के टाइम पे ज्यादा कुछ मत करो, आप प्लांट के नीचे जाके बस बैठ जाओ, आपको ठंडा लगने लगेगा, यानी कि आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडा पानी जमीन के नीचे से ऊपर आया, ऊपर का पानी गर्म हो गया, ऊपर ही चला गया, तो कभी हमको गर्म महसूस होगा ही नहीं। समझ के बात को? तो ये चीज हमारा चलता रहता है। इस तरीके से टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। टॉपिक के साथ वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। अब बताइए इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।